हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी लोडर रेगुलेशंस 2015 एंड द प्रोविजन, ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ कि सर सेबी लोडर रेगुलेशंस, दैट मींस सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का, जो कि लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस से क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले जरा ये तो जान ले कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मीनिंग को जानने के लिए हमें कुछ पास्ट में जाकर कुछ स्कैम्स के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे कि एनरॉन स्कैम, वर्ल्डकॉम स्कैम, सत्यम स्कैम। ये तीन इतने बड़े बड़े स्कैम्स हैं और इन स्कैम्स के बाद में इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस वर्ड के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन हुआ था और ये जरूरत महसूस की गई कि इस कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने की पॉलिसीज होनी चाहिए एंड गवर्नमेंट शुड फ्रेम सम गाइडलाइंस रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कंपनी में जो इंटरनल फ्रॉड्स होते हैं, तो अगर फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना है, अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं शेयर होल्डर्स की मनी का मिस यूज तो नहीं कर रहे, इफ दे आर मिसयूजिंग द फंड्स इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, तो उसका सॉल्यूशन है कि उस कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, जिससे बहुत हद तक कंपनीज में ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड रोके जा सकते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टूल्स क्या है? क्रिएटिंग ट्रांसपेरेंसी, लीगल कंप्लायंस, रिस्पॉन्सिवनेस, कॉन्सेंसस बिल्डिंग, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स। अगर कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉपर डिस्क्लोजर होगा, प्रॉपर ऑडिट होगी, तो कंपनी में ऐसे फ्रॉड्स होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है। एग्जाम में अब तक बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा है और सीएस एग्जीक्यूटिव एज वेल एज सीएस फाइनल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड लोडर रेगुलेशन के कनेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि सेबी लोडर रेगुलेशंस की ऐसी कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले रेगुलेशन 17 से लेकर रेगुलेशन 27, ये 10 रेगुलेशंस। उसके बाद रेगुलेशन 46 का कुछ पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, एंड शेड्यूल फिफ्थ कंपनीज एक्ट का जो है, मैं यहां कंपनीज एक्ट के शेड्यूल की बात इसके अलावा कर रहा हूं, जिसमें डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, एंड शेड्यूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है। तो उन दो शेड्यूल्स को भी हमें रेफरेंस में लेना है जब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे तब। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं सर रेगुलेशन 16 में क्या लिखा हुआ है। रेगुलेशन 16 में लिखा हुआ है अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ये कहा गया है कि एवरी लिस्टेड एंटिटी, यस, एवरी लिस्टेड एंटिटी यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो इंडिया में काम करेगी, उस लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में तो हमने सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा है, और उसी के साथ साथ रेगुलेशन 16 में भी लिखा हुआ है कि कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा जिसके पास इंटीग्रिटी हो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, नॉट ए प्रमोटर, एज एटलीस्ट 21 ईयर्स हो, और कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स भी यहां मेंशन कर रखी है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए सेटिस्फाई करनी होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंट करने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि कंपनी सारे लॉस के साथ कंप्लायंस करे, इस बात को मॉनिटर करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कंपनी में कोई फ्रॉड होने की पॉसिबिलिटी लग रही है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहले शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेसिकली आउटसाइडर डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी के साथ दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसलिए वो पार्शियलिटी नहीं करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो रेगुलेशन 16 जो बात करती है किसके बारे में? जो बात करती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में। और उसके बाद आता है रेगुलेशन 17। रेगुलेशन 17 जो बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग अलग तरीके के डायरेक्टर्स होंगे तो एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, और जब अलग अलग तरीके के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर होंगे वो अपना अपना ओपिनियन देंगे, तो उससे कंपनी में जो डिसीजन होगा, जो फैसला होगा,
वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें किसी एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसा कहना फिर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो जो फैसला होगा वो मेजॉरिटी से होगा, तो शेयर होल्डर्स का बेस्ट इंटरेस्ट में वो फैसला आएगा। सो रेगुलेशन 17(1) में लिखा हुआ है, रेगुलेशन 17 बहुत बड़ी रेगुलेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और इसके सारे पॉइंट्स हमें याद करने हैं। 17(1) कहता है कि कंपनी में एटलीस्ट लिस्टेड एंटिटी में एक वुमन डायरेक्टर हो। वुमन डायरेक्टर, आपने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा कि नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वुमन डायरेक्टर हैं। डॉक्टर पुनीता सिन्हा इन्फोसिस में वुमन डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं। और साथ ही साथ कहा गया है कि एटलीस्ट 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंप्राइज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। 50% जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों वो कौन से हों? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर। कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होते हैं, और कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं। So we can say that every independent director is a non-executive director, but every non-executive director is not an independent director. नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो डायरेक्टर का रिलेटिव भी हो सकता है, कंपनी से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा आउटसाइडर होगा, राइट। सो एटलीस्ट क्या हो? एटलीस्ट 50% डायरेक्टर्स कौन से हो? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो। इसके साथ साथ कॉम्पोजिशन में एक बात और कही गई है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है। चेयरमैन की अगर बात की जाए तो चेयरमैन की अगर एग्जाम्पल हम लें तो साइरस मिस्त्री, रतन टाटा का केस अभी बहुत सुर्खियों में है। साइरस मिस्त्री जो टाटा सन्स के चेयरमैन थे और उन्हें चेयरमैन की पोस्ट से हटा दिया गया। तो हमेशा यह देखना है कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव नहीं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जैसे कि इन्फोसिस की वेबसाइट पे जाकर आप देखेंगे तो आपको ये नाम मिलेगा कि इन्फोसिस कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन है ही इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर क्या हो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। 1/3 की रिक्वायरमेंट है बस, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। उसी के साथ साथ एक बात और है, अगर जो चेयरमैन है ही इज नॉट ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन इज नॉट ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चेयरमैन, तो उस केस में एटलीस्ट 1/2 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हमें यह देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन कौन है। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाएंगे 1/3। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है सो इन दैट केस 1/2 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। साथ ही साथ एक और बात की गई है कि अगर जो चेयरमैन है ही इज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और वी कैन से नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, जैसे कि नारायण मूर्ति एंड केवी कामत। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे टिल 2011। केवी कामत जो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी थे वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन थे। सो इन दैट केस अगर रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कंपनी में है लेकिन वो कंपनी के प्रमोटर है, नारायण मूर्ति तो इन्फोसिस के प्रमोटर थे, रिलेटेड टू एनी पर्सन, एनी पर्सन से मेरा मतलब है कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर और एनी पर्सन हु इज होल्डिंग ए इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द कंपनी। तो अगर वो उससे रिलेटेड हैं तो इन दैट केस एटलीस्ट 1/2 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। देखिए यहां ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, जो चेयरपर्सन है ही इज नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन क्योंकि वो रिलेटेड है प्रमोटर के साथ या डायरेक्टर के साथ, इसलिए 1/2 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होंगे? वो होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स।
तो ये इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक कॉम्बिनेशन हो एग्जीक्यूटिव एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो ये मैंने आपके साथ अभी सिर्फ रेगुलेशन 17 का एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है। मैं आने वाले वीडियोस में कुछ और रेगुलेशंस रिलेटिंग टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।